अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर सरदानिया फयाज। बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, इसके सॉल्यूशंस। देखिए भाई, सबसे पहला एमसीक्यू आपसे क्या कहा जा रहा है। सबसे जो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड्यूलस ऑफ z। याद रखिएगा, ये चारों ही इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर z को सपोज कर लें 1 + i, अगर आप इसका मॉड्यूलस निकालते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 होता है। सिमिलरली अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे, दैट इज 1 - i, तो इट विल आल्सो इक्वल टू व्हाट, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। क्योंकि देखो भाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी ना। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। देयरफॉर ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। इफ z1 and z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, ऐसा ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, याद रखिएगा आप लोग कि z1 - z2 जो है वो लेसर देन एंड इक्वल टू होता है z1 + z2 के। और z1 + z2 जो है इट इज लेसर देन इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 + z2। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन बी को टिक करें। इसी तरीके से अगर यहाँ पे z गिवन है, z + z, का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2x। ठीक है, यानी कि रियल पार्ट को डबल कर दो। रियल पार्ट कितना है, -4। -4 का डबल कितना होगा, 2 × -4 विच इज इक्वल टू -8। देखो भाई, अगर z - z बार कहीं पे लिखा हुआ हो ना, तो उसका आंसर आता है 2y i। और अगर कहीं पे z + z बार लिखा हुआ हो, यानी कि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स कॉन्जुगेट, तो बेटा ये 2x के इक्वल होता है। अब इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज लेसर देन 0, पॉजिटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आंसर ही आएगा, जाहिर है। इफ n इज एन इवन इंटीजर देन आयोटा n। देखो भाई, इसका बड़ा सिंपल है, एक दफा आयोटा की पावर 2 कंसीडर कर लो। आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और एक दफा आयोटा की पावर 4 कंसीडर कर लो, तो आयोटा 4 किसके इक्वल होता है बताओ। आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 इंटू -1, और ये 1 के इक्वल होगा। तो आयोटा की इवन पावर का आंसर जो है वो 1 और -1 होता है। इसी तरीके से अगर आयोटा की ऑड पावर का पूछा जाए तो वो बराबर होता है आयोटा और -आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे सुनो। अब देखो, यहाँ पे अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z विच इज इक्वल टू x, अब आपसे पूछा जा रहा है इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल है। तो एक सिंपल सी बात यह है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z x है, तो उसका कॉन्जुगेट जो होता है, रियल पार्ट जब भी होता है ना, रियल पार्ट की साइन थोड़ी चेंज करो तो वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पूछा गया है -1 की पावर -21/2, ये किसके इक्वल है ये पूछा जा रहा है। तो -1 की पावर कैसे लिख सकता हूँ मैं, 1/2 इंटू -21, एक ही बात है। -1 की पावर 1/2 बराबर होता है आयोटा के, तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर -21। आयोटा की पावर -21 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/आयोटा 21। और मैंने आपको एक बात ये समझाई थी कि आयोटा की पावर कोई भी हो, जैसे कि हमें सॉल्व करना है 1/आयोटा 21 ना, तो मैंने बोला था इसको 4 की टेबल में ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा आयोटा 20 इंटू आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 20 जो है ये याद रखिएगा 1 के इक्वल होता है, तभी बढ़िया से 1/आयोटा। और 1/आयोटा याद रखिएगा बराबर होता है नेगेटिव आयोटा के, तो आपने नेगेटिव आयोटा को टेक करना। सेम तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है z²। देखो यहाँ पे z है किसकी, z बेटा बराबर है यहाँ पे 0, 1 का मतलब है सिर्फ आयोटा, 0 + 1 आयोटा। तो अगर इसका स्क्वायर निकालोगे z² तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है बताओ, -1 के, तो आप -1 पे टिक कर देंगे। तो ये इसके सिंपल से सॉल्यूशंस है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जो बातें पढ़ी हुई हैं वही तमाम तर चीजें एमसीक्यूज में मौजूद है, तो कोई नई बात नहीं है। जिसने पूरे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए होंगे वो उनके आंसर्स बड़ी आसानी से कर सकता है। और इसके आगे देखते हैं। बेटा देखो, अब आपका जो अगला एमसीक्यूज है उसमें क्या कहा जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि टू कॉन्जुगेट
कॉम्प्लेक्स नंबर इज, भाई अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा, और उसका जो एक कॉन्जुगेट होगा वो एक्स माइनस वाई आयोटा हो, यानी कि आपसे बात की जा रही है जेड डॉट जेड बार। तो ये याद रखिएगा हमेशा बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसमें आयोटा नहीं होता। सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी रियल नंबर होता है और प्रोडक्ट भी रियल नंबर होता है। अब जैसे कि इसकी बात की, जिसके एलसीएम ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा 2 अपॉन आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा से आयोटा हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच गया 1। और आपको मैंने ये बात समझाई थी कि 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 - 2 आयोटा के, तो रियल पार्ट इसमें 1 के इक्वल है। रियल पार्ट क्या मतलब, इट कंटेन नो कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे सुनो भाई। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर शो, कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज अ डिस्टेंस। भाई मैंने एक बात आपको समझाई थी, दोबारा से समझा देता हूँ। नॉर्मली अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने चेक करना है कि वो उसका कॉन्जुगेट कहाँ लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है इस पे, तो जो इसका मॉड्यूलस होता है ना, असल पे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर पे दो पार्ट, एक आपका कहला रहा होता है कि रियल पार्ट, जो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है वो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। यहाँ पे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्रेजेंट है ना, तो उसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से होता है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो आपका मॉड्यूलस होता है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी ओरिजिन, ये डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट करता है किसको, ये डिस्टेंस आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है मॉड्यूलस ऑफ जेड, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है, मॉड्यूलस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पे गिवन है Z1 Z2 दोनों गिवन है, पूछ रहे हैं मॉड्यूलस और Z1 Z2 किसके इक्वल है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, आपको दोनों चीजें तो गिवन है, आपको पता है Z1 किसके इक्वल है, आपको पता है Z2 किसके इक्वल है, आपने बताना है मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है। तो भाई मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 निकालना चाहते हो, उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज कर लो जो होता है मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। तो Z1 का मॉडुलस आप सब जानते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और बेटा 3 का स्क्वायर 9 होता है। इधर भी स्क्वायर करके लिख दो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और अगेन 1, 13 2 का क्या होता है 26 होता है, तो आंसर आ जाएगा 26। इफ एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 3 देन एक्स इज इक्वल टू, उसमें लगा लो मॉडुलस का फॉर्मूला बेटा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का 25 इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -16। तो व्हाट विल बी योर एक्स विल बिकम +- 4 आयोटा, इसमें गलत मार्क हुआ होगा, इसको सही कर लीजिएगा, इट विल बी +- 4 आयोटा। अब आगे सुनो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3, 4, तो बेटा ये बराबर होता है 3/3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4/3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3/25 और -4/25 इज द आंसर। कॉन्जुगेट में से वो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होती है, तो ये जो -3 है ये प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ना आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा 2 + 3 आयोटा। उसमें रियल पार्ट 2 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट 3 के इक्वल होगा, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्रेजेंट है, इसका मॉड्यूलस ऑफ जेड फॉर्मूला होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को ये पता होना चाहिए, √a² + b² होता है। अब आगे देखते हैं। बेटा 19 पे बोले जा रहा है 1 + आयोटा 1 - आयोटा की पावर 12। तो आप इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप लिख दें पहले 1, 1, देन आप लिख लें 1, -1, इसके ऊपर है होल पावर 12।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, देखो 1 का स्क्वायर प्लस, पहले सॉल्व कर लो, डिवीजन का फॉर्मूला लगा लो। डिवीजन के फॉर्मूले में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर पे है मौजूद उसका स्क्वायर करके सम कर लो, फिर स्ट्रेट मल्टीप्लाई कर लो। 1 into 1, देन -1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा ये हो जाएगा 1 + 1। तो यहाँ से जो आंसर आपको मिल रहा है दैट इज, ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। इसके ऊपर अभी भी होल पावर 12 है। 0, 1 किसके बराबर होता है, आयोटा। तो आयोटा की पावर 12 4 से डिविजिबल है। आयोटा की पावर अगर 4 से डिविजिबल होती है तो 1 के इक्वल होता है। द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7, तो यहाँ पे यू विल राइट 1/आयोटा 7। तो भाई ये हो जाएगा 1 इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा आयोटा 4 × आयोटा क्यूब। आयोटा 4 तो 1 के इक्वल है, यहाँ रह गया आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब होता है -आयोटा, और 1/-आयोटा इक्वल होता है आयोटा के। सभी हम आयोटा में टिक करेंगे, याद रखना ये बात। 1/आयोटा जो है वो नेगेटिव आयोटा के इक्वल होता है, और 1 बेटा नेगेटिव आयोटा जो है वो आयोटा के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर को देखते हैं। ये अब आपके पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के एमसीक्यूज थे। इसी तरीके से बेटा ना एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, आपको डिवीजन आना चाहिए, मॉडुलस आना चाहिए, कॉन्जुगेट आना चाहिए, ये तमाम तर चीजें आपको आनी चाहिए। जो आपने थ्योरी पे भी पढ़ी है ना, वही, कोई नई बात आपसे नहीं पूछेगा वो, आपको बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब देखो भाई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपके पास इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज, एक मैट्रिक्स के पास m रोज है और n कॉलम्स है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जाहिर सी बात है m इंटू n होगा। अब क्योंकि इसके ऊपर बेटा एक कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है, वो कॉलम मैट्रिक्स ही कहलाता है। इसके बाद आपके एक कॉलम होते हैं स्टूडेंट्स, और इसके पास एक रॉ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रॉ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये एलिमेंट को बता रहा है आपको। वो ये कह रहा है कि अगर ए आई जे 0 है और आई जे के बराबर नहीं है, ए आई जे के है। देखो यहाँ पे एक बात की जा रही है कि अगर ना एक एलिमेंट होता है, याद रखिएगा, एक मैट्रिक्स है, ये A11 कहलाता है, A12 कहलाता है, A13 होता है ये। देन वी हैव A21, A22, A23। ठीक है। एट लास्ट वी हैव A31, A32। इस थर्ड ऑफ फर्स्ट कॉलम में पोजीशन होती है एलिमेंट्स। यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देता हूँ, A31, A32, A33। तो बेटा जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना इसके अंदर, देखो डायगोनल एलिमेंट्स में आई और जे की पोजीशन सेम। तो यहाँ पे जब आई और जे बराबर होते हैं, वो ये कह रहा है कि जब आई और जे बराबर है तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट प्रेजेंट है। सही है। और नॉन जीरो भी कह रहा है के बराबर है, ए आई जे इक्वल टू के नॉन जीरो फॉर आई, यानी कि तीनों सेम है, तीनों के इक्वल। और बाकी सबको बोल रहा है कि इसके अलावा जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, एलिमेंट सारे जीरो हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ये कहना चाह रहा है आपसे कि भाई डायगोनल में के मौजूद है और बाकी जगहों में जो एलिमेंट है वो जीरो है। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, सिंपल। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, देखो बच्चों। अब नेक्स्ट काम ये करोगे, द मैट्रिक्स 7, देखो इसके जो ऑर्डर है वो 1/1। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है, इसमें एक रॉ भी है, कॉलम भी है, तभी वी हैव टू टेक ऑन ऑल ऑफ दिस। बेटा ये प्रॉपर्टी है, याद रखना कि ये जो ए बी सी का ट्रांसपोज है, ये बराबर होता है C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। ठीक है। अब इनको माइनस करना है, से ये डिटर्मिनेंट है, ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर देना, इसको पहले डिटर्मिनेंट निकालना। 1 6 6 फिर 0 माइनस AD - BC का फॉर्म, 4 - 6। तो बेटा 6 + 2 कितना होता है बताओ, 8 होता है, 8 इज द आंसर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ए बी इक्वल टू बी है, आपसे बोला जा रहा है भाई ए बी और बी ए बराबर है। देन ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, कंसीडर कर ले। देन ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, वन ऑफ ए और बी इज नल मैट्रिक्स। बेटा ए और बी में एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि याद रखना ए आई जो है वो आई ए के इक्वल होता है। तो जब भी असल में अगर इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ना, तो समझो ऐसी ऐसी कहानी है, 2 × 1 = 1 × 2। तो अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो
लाजमी तौर पर ए बी और बी ए जो बराबर, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं ना, तो इसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है। अच्छा बेटा, इसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बोले गलत लिखा हुआ है ये। इसका आंसर 7 है, साइन चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि देखो डिटर्मिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है आपका, A11 इंटू A11। जब आप यहाँ पे A11 लिखेंगे तो जाहिर है कि A11 कितना है, -7, बल्कि सही आंसर है। -1 की पावर 2 हो जाएगी ना, तो बेटा -7 इज आंसर। -7 ही आंसर है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसका मॉडुलस निकालना है ए का, तो वो जो अगर 1 बाय 1 ऑर्डर गए तो जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वही उसका डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे सुनो। अब देखो भाई, 9 के अंदर क्या कहा जा रहा है, लेट ए आई जे बी द बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन को फैक्टर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है को फैक्टर का, याद रखना, ए आई जे विल बी इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो ये फॉर्मूला ही आप याद कीजिएगा। फॉर एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू दी, देखो डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक डायगोनल मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपने निकालना है, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए डायगोनल में 2 3 1, और बेटा बाकी एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आप डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप कर देंगे 2 × 3 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। तो इन केस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगोनल, यानी कि आपने अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो आपने डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स को, तो दिस विल बी योर डिटर्मिनेंट। A square matrix A is equal to ij for which all aij is equal to 0, I is lesser than j, then A is called। भाई ये लोअर हो, अगर ये I लेसर देन j है तो याद रखना, लेसर देन j का मतलब है नीचे वाला एलिमेंट, I लेसर देन j का मतलब ये होता है, ये मैंने बताया भी था आपको, A11 A12 A13, यहाँ लिखा हुआ होता है A21 A22 A23, फिर बेटा क्या लिखा हुआ होता है A31 A32 A32। वो ये कह रहा है कि जब I लेसर देन j, मतलब इस एलिमेंट्स की बात कर रहा है, इसमें पोजीशन ऑफ रॉ इज लेसर देन पोजीशन ऑफ कॉलम, ये जीरो है सारे के सारे। सही है, ये आई इज लेसर देन जे सारे जीरो, तो बचेंगे कौन से एलिमेंट, ये नॉन जीरो एलिमेंट बचेंगे, तो ये लोअर ट्राइंगुलर है। तो अगर आई लेसर देन जे है तो लोअर ट्राइंगुलर है, और एक और चीज, अगर एमसीक्यू चेंज हो जाए, ग्रेटर देन जे आ जाए, आई लेस ग्रेटर देन जे, तो वो अपर ट्राइंगुलर होता है। सही है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, हाँ बेटा ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज टू सिमेट्रिक, ये कंडीशन है, ये आपको याद होनी चाहिए, ये भी बेटा कंडीशन ही है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आपको सारे मैट्रिक्स की जो कंडीशंस मैंने आपको लिखवाई है ना, वो आपको याद होनी चाहिए लाजमी। हाँ, ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज, भाई देखो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, दो कंडीशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में या तो आपका बेटा प्योरली इमेजिनरी होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी तो है नहीं, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता, रियल पार्ट नहीं हो सकता, ऑन नॉन जीरो नंबर नहीं हो सकता बेटा, वन भी नहीं होता, तो जीरो पे टिक। और इसी तरीके से अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स होता तो हर्मिशियन मैट्रिक्स पे कोई भी नॉन जीरो नंबर हो सकता है। ठीक है, ये बुक की लाइंस है बेटा, ये आप पढ़िएगा लाजमी, हर हाईलाइटेड पॉइंट ना बुक के लाजमी पढ़े, या उसको एक जगह लिख ले अपने पास में।
अब यहाँ पे देखो क्या, इस पे भी ना आपने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसमें अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो बेटा डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ लिखोगे सिंपल, ये हो जाएगा 7a, जीरो हो जाएगा वो, माइनस का 18, माइनस का 3, तो a विल बी इक्वल टू -21/7, तो a इक्वल टू -1. The number of non-zero rows in an echelon form of a matrix, it is said to be rank of the matrix. If A is any square matrix, A is equal to negative of the 80 is called, it is skew symmetric matrix कहते हैं. If A is idempotent, बेटा idempotent में A स्क्वायर जो है वो A की इक्वल होता है, बाकी भी याद कर लेना भाई, A स्क्वायर इक्वल टू I जो है वो किसके अंदर होता है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की. और A स्क्वायर नल मैट्रिक्स के इक्वल होता है, वो क्या कहलाता है, निल पोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है. अब आपसे यहाँ बोला जा रहा है द कोफैक्टर ऑफ A2. कोफैक्टर ऑफ A22 का मतलब है आपने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर देना है. डिलीट कर दें तो -1 और -1 की पावर 4 लिखेंगे और सेकंड रो सेकंड कॉलम का डिटर्मिनेंट ले लेंगे उसके एलिमेंट को डिलीट करके. तो बेटा -1 × -0 इट विल बी इक्वल टू -1, सो आंसर विल बी -1. ठीक है. ये हमारा बेटा सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट होता है, इसके आगे देखते हैं. अच्छा बच्चों, स्क्वायर वेक्टर्स के भी कोई इतने मुश्किल एमसीक्यूज नहीं है. देखो वेदर यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, कुछ भी नहीं करना भाई, वही वेक्टर लिख दो, इसके डिनोमिनेटर में मैग्नीट्यूड निकाल लेना बस. क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, आर अगर एक वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर अगर आपने निकालना है तो दिस विल बी योर वेक्टर आर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर. तो मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट, आप स्क्वायर रूट लगाएंगे, देन यू विल राइट 2 का स्क्वायर, देन यू विल राइट 1 का स्क्वायर, देन यू विल राइट -1 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट का 6. तो आपने वेक्टर आर लिख दिया, उसके डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6. तो ये पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट द डैश ऑफ एरिया. बेटा आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. ठीक है. अब यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स. तो बेटा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है 1/6 ABC. फॉर्मूला है ये. ए डॉट बी क्रॉस सी बेटा साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है, याद रखना ये कि अगर आप ए को लिखें, यहाँ बी को लिखें और यहाँ सी को लिखें, तो इसके अंदर ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो बराबर होता है एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए के. और यहाँ पे साथ साथ देखो, पहले ए के बाद बी सी आ गया, अब बी के बाद सी और ए आ रहा है, अब सी के बाद क्या आएगा, ए और बी आएगा. और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो भी होती है, आपने फिजिक्स में भी ये चीज पढ़ी है. फिर डॉट प्रोडक्ट में अगर ए डॉट बी लिखे या बी डॉट ए लिखे, दोनों भाई असल में ये तो वेक्टर, ये तो हो ही नहीं सकता और ये भी पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तुम सॉल्व करके देख लो, यही आपको सही सेम आंसर देंगे. if A and B are parallel then A dot B, देखो parallel में A dot B will be equal to AB cos theta. cos theta की जगह लिख दो cos 0. cos 0 पैरेलल वेक्टर्स में एंगल 0 होता है, तो यहाँ पे cos 0 1 के इक्वल है. if three vectors are coplanar, याद रखना इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा बेटा 0 के इक्वल होगा. डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एंगल्स, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए सिंपल है कि आपने फॉर्मूला होता है, पहला डायरेक्शन कोसाइन होता है x/r, दूसरा होता है बेटा y/r, तीसरा होता है z/r. सही है. X is the component of the eye, which is 1. And what is your magnitude? Magnitude is simply 1 का square plus 1 का square plus -1 का square, which is again 1. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो which will be √3. तो बेटा 1/√3, यहाँ पे 1/√3 एंड -1/√3. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन.
अब बच्चों एड वन देखो, ए क्रॉस बी जो वेक्टर होता है वो ए क्रॉस बी इज डैश टू प्लेन बेटा परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि जब भी दो वेक्टर का अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उससे जो तीसरा वेक्टर आपको ऑब्टेन होता है वो ए बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल रहा है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट दी वेक्टर ए। तो वेक्टर ए विल बी बेटा P2 minus P1, okay? What is P2? P2 is minus 3, 1 comma 2. What is P1? P1 is 0 comma 0 comma 1. तो ये हो जाएगा माइनस के 3 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 विल बिकम 1। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, मैग्नीट्यूड इज सिंपली माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 9, 1 का स्क्वायर 1 और अगेन 1 का स्क्वायर इज 1 विच विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द 11। ठीक है। अब बेटा यहाँ बोला जा रहा है p माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द p माइनस क्यू। व्हाट इज p माइनस क्यू है? सो अगर मैं p माइनस क्यू निकालता हूँ तो पहले आई वाले को आई वाले से माइनस कर दूँ। 4i माइनस 6i कितना होता है बताओ? माइनस का 2i और 6k। तो यहाँ पे k और वहाँ पे k नहीं है तो 6k को ऐसे लिख दो। और j के निकालना चाहते हो तो j यहाँ पे नहीं है तो 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4k प्लस 4j हो जाएगा। तो आपने अब इसको सॉल्व करना है तो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 एंड एट लास्ट वी हैव 4, 4 विच इज अगेन योर 16। तो बेटा ये हो जाएगा 56। 56 का स्क्वायर रूट निकालना है तो 56 इज इक्वल टू व्हाट? अगर मैं आपसे बात करूं 14 इंटू 4, 56 होता है 4 बाहर आ जाएगा, आप कैलकुलेटर में पुट कर दें तो 2 स्क्वायर रूट 14 इज द आंसर। अब देखो भाई यहाँ पे बोला जा रहा है फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। ए बी भी आपको गिवन है 2 के इक्वल देन एंगल बिटवीन देम। अच्छा चलो दोबारा पढ़ते हैं इसको। और नॉन जीरो वेक्टर कोई भी नॉन जीरो तो खैर दिख रहा है नॉन जीरो जो ए एंड बी इज यूनिट वेक्टर। यानी कि इसमें आपसे ये बात बोली जा रही है ए बी यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 के इक्वल है। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड ऑफ बेटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ ए देन वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा विच इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। ए क्रॉस बी तो यूनिट वेक्टर है 1 के इक्वल होगा जाहिर है। यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 लिख दो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 लिख दोगे, साइन थीटा रहेगा वैसे ही। तो साइन थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 1/2 के। यहाँ से जब आप इसका एंगल निकालेंगे इट विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री किसके बराबर होता है? 5/6। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। देखो मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने पहले एक्स का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो स्क्वायर रूट 14 इज आंसर। अब यहाँ लिखा हुआ है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, जाहिर सी बात है भाई, अगर आप इसका पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑरिजिन से निकलता है हमेशा। तो ये लिख दोगे पी माइनस का ओ। तो पी कितना है बताओ? 1 0 2 माइनस ऑरिजिन, ऑरिजिन इज 0 0 0। तो इट विल बी आई प्लस 2 के। तो सही कर लीजिएगा, इट इज आई प्लस 2 के क्योंकि जे कॉम्पोनेंट तो जीरो है ना भाई। अब इसी के आगे आपसे क्या बोला जा रहा है आपके पास? बेटा यहाँ लिखा हुआ है इफ ओ बी द ऑरिजन, ओ पी और ओ क्यू आपको गिवन है, पी क्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलता है। चलो आओ करते हैं कैलकुलेट। तो अगर हमें पी क्यू कैलकुलेट करना है ना, देखो भाई पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू माइनस। तो क्यू किसकी इक्वल अगर मैं आपसे पूछूं तो देखो भाई क्यू बेटा बराबर है 5i प्लस 4j माइनस 3 के और माइनस पी बराबर है 2i प्लस 3j माइनस 4 के। तो 5 - 2 जो होता है वो 3 होता है, सिमिलरली 4 - 3 जो होता है वो आपके पास j होता है। माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ के माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना ये। अब देखो यहीं पे गिवन है ऑप्शन के क्रॉस जे। हाँ ये आप निकाल ले बेटा प्रॉपर्टी से। आई जे के लिख दो यहाँ पे। ये डायरेक्शन जो है के क्रॉस जे ये क्लॉकवाइज है तभी नेगेटिव आई आ रहा है।
अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव आता। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए, देखो भाई ए क्रॉस बी अभी मैंने बताया था, ये बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा के, ये बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, यहाँ बच गया वन, वन इज इक्वल टू टेन थीटा। और यहाँ से एंगल निकाल लो, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन। टेन इनवर्स वन किसके इक्वल होता है, 5/4, यानी कि 45 डिग्री। अच्छा यहाँ पे 17 देखें भाई, 17 के अंदर क्या कहा जा रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, फिर उसका मैग्नीट्यूड ले लो। क्योंकि ओरिजिन से हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड जो होता है मॉडुलस के इक्वल होता है, तो -3 का स्क्वायर बच्चों क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर इज सिंपली 9, एंड 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 50। 50 बेटा बराबर होता है 25 into 2 के, 25 इसके इक्वल है 5, 5√2 इज द आंसर। और यहाँ पे लिखा हुआ है द वेक्टर है इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म है, ये इनिशियल आर्म है बेटा, और ये आपका टर्मिनल आर्म है रिस्पेक्टिवली। इस वेक्टर देखो, इसमें क्या करोगे, आई वाले को डायरेक्ट कर लो ना, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं। -3, -2 कितना होगा, -5 यहाँ गिवन है देख लो। 7 - 5 कितना होता है, 2 होता है। 4 - 0 कितना होता है, 0 होता है। देयरफॉर आपने सिंपली ये वाले वेक्टर को, टर्मिनल वाले को इनिशियल आर्म से माइनस करना होता है। इसको आप देख कर भी कर सकते हैं, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, तो उसको इस्तेमाल कर लें आप लोग। आगे सुनिएगा। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेक्टर ए इज 10, बी इज 2, ए डॉट बी इज 0, देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू। देखो भाई, अगर ए डॉट बी 0 है तो अक्लमंदी का मुजाहरा इस्तेमाल करते हुए कह दो कि एंगल 90 है। अगर एंगल 90 है तो ए क्रॉस बी, जिंदगी आसान है आप लोग की, आपने लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और यहाँ पे साइन थीटा, साइन 90 1 के इक्वल होता है। तो ए डॉट बी हो जाएगा 10, 2 से क्या होता है 20 होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेक्टर्स और यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द, बेटा एक नहीं होता, बहुत सारे हो सकते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स। द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ। अच्छा बच्चों, इधर ये गलत मार्क है, 20 के अंदर योर आंसर विल बी सिंपली 2 वेक्टर्स, क्योंकि देखो इधर ना 2 वेक्टर बन सकते हैं। एक तो जो भी प्लेन पे बन सकता है, फॉर एग्जांपल अगर ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई करता है ना, तो एक पॉजिटिव के की तरफ आ सकता है और नेगेटिव के। तो देयर विल बी 2, यानी कि 2 वेक्टर्स आर देयर जिनके आपके परपेंडिकुलर हो सकता है, ठीक है भाई। 2 वेक्टर्स ऐसे हो सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं।